अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। इंतखाबात मुलतवी केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया है। इमरान खान ने कहा कि जनाब बताया जाए इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बेंच 5 अरकान का हो या फुल बेंच, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब इस हवाले से तैयार भी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आइन की पासदारी के लिए हर तरह की APC में भी बैठने को तैयार हूँ। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फजल रहमान साहब के दरमियान, और अदालती इस्लाहात बिल जो मंजूर हुआ इस पर मुबारकबाद भी दी उन्होंने, और वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी की भी उन्होंने नवीद सुनाई। और साथ साथ MQM पाकिस्तान का वफ़द मिला है आज वज़ीर-ए-आज़म से, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ख़ासतौर पर मरदमशुमारी के हवाले से। इस पर भी हम बात करेंगे कि जनाब क्या हो सकता है। मरीम नवाज़ साहब आज भी शदीद तनकीद की है उन्होंने इमरान खान पर, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा IMF का सस्ते पेट्रोल स्कीम पर शदीद एतराज़ और हुकूमती तजवीज़ उन्होंने मुस्तरद कर दी है। और राना तनवीर की गुफ्तगू के हवाले से हमने प्रोग्राम में बताया था, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि जिसमें उन्होंने जिस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की है, उसी हवाले से आज फवाद चौधरी साहब से जब सवाल किया गया तो फवाद चौधरी साहब ने गाली दे दी। अब अंदाज़ा कीजिए सियासत किस नहज पर पहुंच चुकी है कि TV पर तमाम इसको देख रहे होता है, पूरा पाकिस्तान भी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोग देख रहे होते हैं, तो क्या असर पड़ता है। और ख़ास तौर पर बच्चे भी देख रहे होते हैं, ख़वातीन भी, कि ये लीडरान है जिनको फॉलो किया जाता था एक ज़माने में, और अब किस सतह पर बात पहुँच चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर एनालिस्ट, दानिश्वर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। नवेद ज़ुबैरी साहब, क्या कहेंगे कि इंतखाबात मुलतवी केस जो सुन रहा था बेंच, जिसके ऊपर एतराज़ात बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि एक बिल भी लाया गया, बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच था वो टूट गया। इस मामले को आप किस तरह देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे तनकीद, फिर लार्जर बेंच के हवाले से कहा गया फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, आज वो बेंच तो टूट गया। इस जो भी फैसला होगा इंतखाबात मुलतवी के हवाले से, वो भी ज़ाहिर है हमारी सियासत पर बड़ा असर होगा उसका। आप किस तरह देख रहे हैं इस बेंच के टूटने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपको कल रात का प्रोग्राम याद होगा। कल रात के प्रोग्राम के पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि ये बेंच अब मुझे टूटता नज़र आ रहा है। कोई भी वजह होगी, अब ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की डेट डिसाइड नहीं होगी। कल ही रात की बात है, तो वो टूटना ही था, वो टूट गया। और PTI के वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे का ऐसा सिलसिला है। और व्हाट नेक्स्ट, देखें, इनको आपस में बात करनी पड़ेगी। जब तक ये आपस में नहीं बैठेंगे, नहीं बात करेंगे, तो ये कोर्ट से तो अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट में अब सियासी जमातों का एतमाद इधर से उठ गया है। और जब उठ गया है तो वो उन पर ट्रस्ट नहीं है। या तो फुल बेंच बने, अगर फुल बेंच बने तो उस पर तो मैं समझता हूँ सबका इत्तेफाक होगा। या तो फुल बेंच की दरख्वास्त दें सारी। इमरान खान ने तो कहा है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है फुल बेंच बनने तो किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है, एतराज़ इन लोगों के है जो कि नहीं बैठना चाह रहे। तो अच्छा, बिठाएगा कौन? आप जो तजवीज़ कह रहे हैं कि जी बैठना ही पड़ेगा, बिलाखिर सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, तो बिठाएगा कौन? क्योंकि दोनों तरफ से जो इस वक्त पोजीशन ले ली गई है वो तो नो रिटर्न तक बात आ गई है। देखिए, दो प्रेशर होते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। एक तो अवामी प्रेशर, कि वो इतना अवामी प्रेशर बिल्डअप कर दें कि इनको बैठना पड़े। दूसरा इस्टेब्लिशमेंट, कि वो बोले कि यस, इनफ इज़ इनफ, आप लोग बैठें और बात करें, और अदरवाइज जो है वरना बस वरना करके ना वो क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो वो काफ़ी होता है, समझदार लोग हैं। तो जब तक ये दो प्रेशर नहीं आएंगे तो ये नहीं बैठने वाले। अच्छा, अवामी प्रेशर अनीस मंसूरी साहब कैसे आएगा, और इस्टेब्लिशमेंट कौन सा वो पॉइंट है जिसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न रखना है पलड़े में? बहुत शुक्रिया अली। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो दर हकीकत अपना वज़न रख चुकी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने वज़न ना रखा होता तो अभी आपको जो सूरत हाल नज़र आ रही है वैसी सूरत हाल नहीं होती। माहौल आपको जिस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत वाज़ेह सूरत हाल है कि क्या होने वाला है। सारा खेल खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनको मालूम भी है क्या होने वाला है। मैं आपको फिर मैं माजी की मिसाल दूंगा तो ज़ुबैरी साहब जो है वो एक नाराज़ हो जाते हैं। जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मसला था और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अदालत के और जजेस से उस वक्त के इख्तलाफात शुरू हुए थे, तो लगारी साहब ने और इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त अदालत के पलड़े पर अपना वज़न रख दिया था। सिमिलरली, लेकिन उससे मुख्तलिफ सिचुएशन उस वक्त हुई थी कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह और नवाज शरीफ का मामला हुआ, तो उस वक्त जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब की तरफ अपना वज़न रख दिया था। ये जो सूरत हाल इस वक्त आपको नज़र आ रही है, उसमें वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि हम कोई तस्लीम करें या ना करें, लेकिन लगता यूँ है कि अदालत और इमरान खान का जो अलाइंस था वो जितना पावरफुल हो चुका था 10 अप्रैल के बाद,
वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें इमरान खान और जो अदलिया का एक गठजोड़ था वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कमज़ोरी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक हफ़्ते के अंदर हुई है, उससे पहले नहीं थी। आज इमरान खान मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। आज अदलिया को अपनी दिफाई पोजीशन लेनी पड़ी है। अभी तक वो बड़े ही प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे थे और अब वो एक्टिव रोल अदा नहीं कर रहे। तो जो सूरत हाल अदलिया को आप समझते हैं कि बैकफुट पे चली गई है? बिल्कुल 100% अदलिया का जो किरदार था, जो रवैया था, आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि जो जिस तरह पहले देखिए, अब वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गई है। पहले ऑफेंसिव थी, प्रोएक्टिव रोल था उनका, अब प्रोएक्टिव रोल नहीं है। तो ये जो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक जारी था कि भाई प्रोएक्टिविज़म दिखाया जा रहा था, हर जगह पर आप बढ़ चढ़कर सामने आ रहे थे। अब वो सिलसिला नहीं रहेगा और ये आपको आइंदा दिनों के अंदर मज़ीद इसमें नुकसान नज़र आएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आइंदा ये निज़ाम को लपेट दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, सब सुकून से चलेगा। इसी तनख्वाह पे सब काम करते रहेंगे। नवेद ज़ुबैरी साहब, अब बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ इस बात पर कि इमरान खान के हक़ में क्यों बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो आज एक पीटीआई रहनुमा ने ये कहा और उन्होंने हमारा प्रोग्राम भी देखा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के हवाले से आप कह रहे हैं और आपके मौसूद मेहमान भी फरमाते हैं रोज़ाना कि जी इमरान खान के हक़ में बयानात अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा है कि जनाब ये भी बताइएगा कि आज अगर हमारे हक़ में बयानात आ रहे हैं तो आसिफ ज़रदारी साहब ने भी अमेरिका से ही मदद मांगी थी। मेमोगेट स्कैंडल क्या था जनाब? मैं जवाब दूं क्या? नहीं ज़ुबैरी साहब सर पहले। नहीं पहले आप दे नहीं नहीं, मैं फिर दोनों काउंटर कर लूँगा, मुझे पता है दोनों तरफ से आएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह, हम माने या ना माने, मेमोगेट स्कैंडल जो है वो दर हकीकत स्कैंडल था ही नहीं। मदद नहीं उसमें मांगी थी उन्होंने, कोई मदद का मामला नहीं था। खत वो नहीं तो लिखा कि जनाब फौज नहीं मदद खत करें। थोड़ी लिखा था, कहाँ मेमोगेट स्कैंडल ये था ही नहीं। मेमोगेट तो बेसिकली जो स्कैंडल था वो ये था कि एक बिल एक जो है वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ था कि जनाब जो आपके पास फंड आता है वो आपके पास फंड इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं करेगी बल्कि सिविल आपके आवाम के लिए वो इस्तेमाल होगा। उस पर ये मेमोगेट आया था, कैरी लुगर बिल के नाम से आया था। कैरी लुगर बिल था क्या? कैरी लुगर बिल को ज़रा गौर से देखा जाए तो क्या था? ये जो बात करते हैं कि अमेरिका की मदद, उसमें तो एक बड़ा अलग चैप्टर था, ये वो सिलसिला ही नहीं था कि कैरी लुगर बिल में एक आ गया था और उस पर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त के बाजवा साहब और आईएसआई चीफ बाकायदा कोर्ट में गए। तो ये मामला उस तरीके से, नवाज शरीफ साहब भी गए थे, लेकिन ये देखें ये वो स्कैंडल नहीं था। इसको तो उस तरीके से आप ले नहीं सकते ना, वो तो वहां से कैरी लुगर बिल ने कहा गया। अच्छा, आप कह रहे हैं हुसैन हक्कानी ये सारा जो मामला हुआ ये सब ऐसी था? नहीं, वो मामला कुछ और था ना। देखिए, कैरी लुगर बिल था, असल मामला था कैरी लुगर बिल। और कैरी लुगर बिल ये था कि हमने आपको जो टेररिज्म के खिलाफ जो जंग हो रही थी तो उसमें जो हमने आपको आवाम को फंड दिया और जो हमने आपको जंग के लिए फंड दिया, उन दोनों को अलग-अलग रखा जाए। जो अवामी फंड है मेमोगेट कुछ नहीं था। वो देखिए, मेमोगेट स्कैंडल कुछ नहीं था, वो दर हकीकत वहां से कैरी लुगर बिल के तौर पर आया था। मेमोगेट के हवाले से कुछ नहीं था, जबकि ज़ुबैरी साहब देखिए मैंने बात आ गई है बड़ी दूर तक। नहीं, ये बात उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी के लोग आते थे टॉक शो में और वो उसमें ये फिर भागना पड़ा, जिस तरह फरार कराया हुसैन हक्कानी को। नहीं दो अलग अलग बातें बता रहे। एक्चुअली वो प्याली में तूफान था। ये प्याली में तूफान वाला जुमला ही मेमो गेट के बाद बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर जो होता कुछ नहीं है बढ़ा इतना जाता है तो वो तो इमरान खान का भी कुछ नहीं है। एक ज़ल्मे खलीजाद का अमेरिका ने कह दिया, भाई अपनी तरफ से उसको कह दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। एक ज़ल्मे खलीजाद ने कहा है, बस वो कह रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में उसने कह दिया। और उसकी मुलाकातें नहीं हुई और किसी से खुफिया मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें क्या, आके बाकायदा उनके जमानत हाउस में मुलाकातें करके गए। जमानत हाउस, मरियम नवाज का वर्ड आपने इस्तेमाल किया। देखिए वो मशहूर हो गया। ठीक है, आज का पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मोहब्बतें हैं, आप तो कम से कम न्यूट्रल है ना सर। मेरी तो जो नून लीग के बारे में राय है वो तो ढकी छुपी है ही नहीं, ना आप लोगों से ना मेरे सुनने वालों से। बहुत ही क्लियर राय है कि उनके बस की बात नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी अमेरिका से मदद नहीं चाहिए। देखिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, ऐसा तो कोई हुकूमत नहीं कह सकती यार। आप खाली पीपल्स पार्टी को क्यों ला रहे हैं? कौन सी हुकूमत बगैर अमेरिका की मदद तक आज तक चली है? ठीक है ना, अब आगे हो सकता है कोई और आपके पास आ जाए। ये हुकूमत चल रही है उनकी मदद के बाद आगे वो शायद चाइना की मदद हो, लेकिन किसी न किसी बैरून ताकत की मदद हो। एक IMF का बिल नहीं आप पास करा पा रहे यार बगैर अमेरिका की मदद के, फिर आप बोल रहे हैं कि हुकूमत चलाएं बगैर उसके, तो ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनीस मंसूरी साहब, देखिए, अमेरिका के बगैर हमने बहुत हुकूमतें चलाई है। अच्छा। और बहुत सारी मिसालें भी इसकी हैं।
वो एक अलग बात है कि चल नहीं सकी। चलाएंगे हमें। चलाइए। हमने चलाई है लेकिन चल नहीं सकी। अच्छा, कोशिश की। मामला ये देखिए, हम एक अमेरिका एक सुपर पावर था और अमेरिका एक सुपर पावर अभी तक है, सही, हम उसे तस्लीम करें या ना करें, ठीक है। लेकिन अमेरिका का असर रसूख ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था, और पाकिस्तान क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद वजूद में आया था, और पाकिस्तान ने क्योंकि अपना झुकाव सर्द जंग के दौरान अमेरिका की तरफ ज़्यादा दिखाया था, तो इस हवाले से उनकी लॉबिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत तस्वुर की जाती है। और ये मजबूत लॉबिंग ही है कि जिसका नतीजा यह है कि आज भी उनका कुछ ना कुछ असर रसूख यहाँ पर मौजूद है। हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह हो या हमारे दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हो, उन सब की फैमिलीज़ रहती ही उन्हीं ममालिक के अंदर है कि जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है, सही। और चाहे वो हमारे एक ज़माने के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब हों, हमारे कुछ MKM के रहनुमा आजकल अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब सबके ताल्लुकात वहाँ पर हो तो फिर ज़ाहिर है वो इमरान खान सही तो कहते हैं, मतलब पैसे भी वहाँ, बच्चे भी वहाँ, सिर्फ हुकूमत के लिए यहाँ आते हैं। हाँ 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 हाँ, तो इमरान खान सही तो कहते हैं कि हाँ मैंने बच्चे वहाँ रखे हुए हैं, लेकिन बाकी सब ने भी तो बच्चे रखे हुए हैं वहाँ पर। जुबैर साहब, बात सही है। मैं मतलब उनके बच्चे तो ये क्या मजबूरी है जुबैर साहब सबकी, चाहे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो, नून लीग के हों, PTI के हों, MKM के हों, सबकी मजबूरियाँ हैं कि जाना अमेरिका ही है। जमात इस्लामी को फजल रहमान साहब के हों। देखिए, अगर अच्छी तालीम के लिए अपने बच्चों को कोई वहाँ पढ़ने भेज रहा है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। पाकिस्तान में अच्छी तालीम नहीं है, अब अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, और तालीम के बाद रोजगार की जमानत नहीं है। हमारी यूथ कहाँ जाए? ये रोजगार के लिए पढ़ने जाते हैं वहाँ, हमारी हुक्मरानी के लिए जाते हैं सर, ये भी तो बताएं ना। देखिए, खाली इनके बच्चे नहीं जा रहे, हजारों लाखों बच्चे जा रहे हैं पढ़ने बाहर, वो उसके लिए। लेकिन जहाँ तक आपका ये ख्याल है कि अगर उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या खुद वो बाहर जला वतन हो रहे हैं तो वो उनकी वजह से हो रहे हैं या उनके नहीं, वो अपने कारनामे की वजह से हो रहे हैं। भाई, वो कारनामे हुकूमत में ऐसा करते हैं, जिला वतन चले जाते हैं। अरे भाई, कौन सा चीफ जस्टिस है जो नहीं गया? कौन सा नैब का चेयरमैन है जो नहीं गया? कौन सा आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं जो नहीं गए? खाली सियासतदानी नजर आते हैं आपको अमेरिका जाने के लिए। अच्छा, ये जलावतन खुद होते हैं, खुद साख्ता होते हैं या जलावतन किया जाता है? खुद साख्ता किया तमाम तो लोग, एक आध कोई चाहे जाता नवाज है। शरीफ हो, बेनज़ीर हो, जरदारी हो, तमाम लोग। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ जाते भी हैं। मगर इससे आप इस बात को क्राइटेरिया कहीं भी आप नहीं पकड़ सकते कि अमेरिका के बगैर या अमेरिका की मदद से कोई गवर्नमेंट चलती है। यस, अमेरिका की मदद शामिल होती है गवर्नमेंट में, और ये हमारी बदकिस्मती है। हमको इससे आज़ाद होना पड़ेगा, अमेरिका की उससे। और कब आज़ाद होंगे? जब आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। जब तक आपका मांगने वाला हाथ होगा ना, तो आप यही होगा, जिस वक्त गिविंग हैंड हो जाएगा या आप होंगे भाई हमारे साथ बराबर की करो, फिर आप उनके डिक्टेशन नहीं लें। अभी तो लेना पड़ेगा। अभी देखें ना, IMF ने आपको फंसाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह के जो आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं सर, एक पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क, फिर एटमी ताकत, फिर आप कह रहे हैं उनके मदद के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता, ये तो ख़याली इल्ज़ाम है। ये तो आप चाह रहे हैं मैं मुराद सईद की तरह का बयान दूं, 1 अरब उसके मुंह पे मार देंगे, 1 अरब उसके मुंह पे मार देंगे, बाकी सब मुल्क चला लेगा। कम ऑन यार, ये हकीकत में जब आप जाते हैं तो बोलता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो मजाक भी कर रहे थे तो ये देख लीजिए, जब वो हुकूमत छोड़कर गए तो 17 अरब डॉलर थे, अब कितने हैं आपके पास? ये किसने का 17 अरब डॉलर थे? सर ये तो बैंक की रिपोर्ट मौजूद है, स्टेट बैंक। ये नहीं पता अभी अच्छा, कितने हैं, अब लेकिन मैं अभी आपको हाल फिलहाल इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी कि पिछले माह थी। इस वक्त ज़रा मुबादला आ रहा है, और उसकी 9 अरब वजह पे यह हो है कि शायद रमज़ान और ईद और ये है, इम्पोर्ट बंद की हुई है, लेकिन उससे भी आप किसी उसका नहीं पूरा कर सकते। मतलब आपके क्राइटेरिया, जिस सवाल जो आपका कहा है उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, और मुझे उस पर कोई वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपकी खुशी का नहीं नहीं, मेरी खुशी का नहीं, आप बेहतर समझते हैं। बगैर नहीं चलता, अमेरिका के बगैर नहीं चल सकती। ये है गलत, मैं इसको गलत मानता हूँ, लेकिन क्या करें, हकीकत है। सर आप ये समझते हैं उनके बगैर चल ही नहीं सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। देखिए, IMF ने हमारे ऊपर ये कड़ी इस वक्त अफगानिस्तान भी चल रहा है वैसे। नहीं, अफगानिस्तान तो उनके पैसों पे चल रहा है यार, वो तो उनके अपने पैसे हैं सर, वो दे नहीं रहे अमेरिका वाले। नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान तो इस वक्त पूरा अमेरिका चला रहा है, और जितनी तालिबान की इस वक्त अमेरिका के साथ दोस्ती है वो ज़रबुल मिसाल है। सही है, अमेरिका दोस्ती, जिनको उन्होंने 20 साल हराया वहाँ पर, जिनके ताबूत जाते थे अफगानिस्तान से। ठीक, देखें एक बात बताऊं, नाराज़ फिर मैं कुछ कहूँगा तो आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो अंग्रेज़ चले गए थे 1947 में, लेकिन 1958 तक हम उन्हीं के फरमान के बाद कुछ सख्त करते थे। तो ऐसा ही तालिबान का मसला है, 10-15 साल तो वो
तब तक अमेरिका की जो मर्जी है, जो खुशनुदी है, उसी के मुताबिक चलेंगे। आप उसको भूल जाए कि वो कुछ करते हैं इस हवाले से, ये कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अमेरिका की मदद के बगैर हम अभी चल रहे हैं। इस वक्त जो पोजीशन है हमारी, IMF का लोन हमारे पास अप्रूव नहीं हो रहा है और 1 साल हो चुका है, और इस वक्त अमेरिका बिल्कुल हमसे खुश नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पे हमसे खुश नहीं है। और इस खुशी नाखुशी के बावजूद भी अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आगे चलकर हम ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारे पास कोई पॉलिसी हो। पॉलिसी कहाँ है हमारे पास? पॉलिसी नाम की कोई चीज़ है नहीं है। हमारे पास प्रोजेक्ट्स दे देते हैं हम, आज हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अरे हाँ मुझे याद आया, 78 लाख घरों को सिंध हुकूमत कह रही है कि 78 लाख खानदान को हमने दे दिए, क्या ये रमज़ान में हमने सब्सिडी दे दी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। अब 78 लाख खानदान का मतलब है एक खानदान में होते हैं 6 अफराद कम से कम, मिनिमम। सही, 78 लाख का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप ज़रा सा कैलकुलेटर को चलाएं तो 4 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी कि सिंध की आबादी का 75% उन्होंने दे दिया है। अब आप सोचें कितना सच बोलती है उस पार्टी। और वो भी इश्तिहार चला रहे हैं, नहीं इश्तिहार चला रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी देर मैं बताऊं आपको कि एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके मुताबिक 78 लाख को फिलहाल नहीं दे सके, 46 लाख को ही दे सके, बाकी को आसरा दिया हुआ। नहीं, 46 लाख का भी अगर आप कैलकुलेशन करें ना मेरे भाई, 46 लाख के हिसाब से भी आपके कितने बन जाते हैं? 2.5 करोड़ से ज़्यादा क्या इसमें? और ज़्यादातर लोगों के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ वडेरों के जेबों में मौजूद हैं। और एक और स्कैंडल मैं बताऊं, छोड़ें वो, ये 3 साल बाद ज़कात दे रहे हैं 3 साल बाद ज़कात फंड इन्होंने सिंध हुकूमत के अंदर दिया है, वो भी जो है वो आधे लोगों को दे रहे हैं। सही, और जो ज़कात का सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, 3 साल में इनको कंटिन्यूसली देना चाहिए था ना, हर साल इनको देना चाहिए था, नहीं दिया। और 3, जबकि सिंध में इनकी हुकूमत है, बजट इनके पास मौजूद है, लेकिन वफाक में भी है सर, सिंध में हुकूमत क्या, हर जगह यही है। लेकिन वो तो फिर मुकर जाते हैं ना कि हमारा तो सिर्फ वज़ीर ख़ारजा है, तो वो तो वज़ीर ख़ारजा की कारकर्दगी कल आपने बता दी थी जी। आपको क्या सवाल? नो कमेंट्स। रईसानी वाली बात कर दी आपने। आप लोग पता है अच्छे काम पे जब तनकीद करते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छे काम में कौन सा अच्छा काम? भाई 6 आदमी नहीं, वो घर में एक फर्द को दिया जाता है और वो उन्होंने कहा आपकी 78 तरह खानदान आप है। अभी इतना बोल लिया, कुछ बर्दाश्त भी करो ना। अच्छा, ये तो ज्यादती है ना यार। ठीक है। अच्छा, जैसे वो घर की कोई औरत को आमतौर पे ये दिया जाता है, ठीक है ना, और वो 6,000 हो, 8,000 हो, 12,000 हो, इस सिंध में ये आपकी तरह के मज़े नहीं है, पिज़्ज़ा ले आओ, बर्गर ले आओ। वहाँ 8-10 हज़ार में पूरे महीने का कम से कम खर्च चल जाता है एक गाँव में। महंगाई नहीं है वहाँ पर, अब इतना नहीं है जितनी यहाँ शहरों के मसले मसाइल हैं, मज़े हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ 12,000, वहाँ किसी की जेब में 2-4 हज़ार रुपये कैश नहीं मिलेगा। वो बार्टर सिस्टम होता है, भाई तुमने गेहूं बनाया दे दो, मैं मेरे तरफ चावल है ये ले लो, मेरे पास गाय है। इस बार तो फसल हुई नहीं ना। तो गाँवों की सूरत हाल, आप जाए गाँवों में कभी जाए रहे तो पता लगे। वहाँ 12,000 अगर एक खानदान को मिलते हैं, उनका एक महीना अच्छा तरह से गुजर जाता है। आप लोगों की, कौन सा गाँव है सर वो जो 12,000 में अच्छा गुजर, आप लोगों की 2 रातें नहीं गुजरती हैं पिज़्ज़ा और बर्गर खाए हुए, उन लोग का गुजर जाता है। और अगर दे तो अच्छी बात है। ये एक अच्छी, ये पाकिस्तान का वो है जिस पर IMF ने भी नहीं कोई कहा, ना किसी ने कुछ कहा। जब इमरान खान आए थे उन्होंने उसका नाम बदल दिया था और वापस उनका नाम चेंज हो गया। लेकिन एक चीज़ से अगर किसी गरीबों की मदद हो रही है तो ये एक अच्छी बात है, इस पर भी तनकीद करेंगे। 1.5 करोड़ लोगों को पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म साहब फ्री आटा दे रहे हैं, वो पंजाब में दे रहे, और वज़ीर-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान के। हाँ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये चूँकि बड़ी अहम बात है जो नवाज़ ज़रीफ़ साहब ने की, अच्छी बात है, पॉजिटिव लें इसको आप। ठीक है, आधे लोगों को नहीं मिला, अक्सरियत को नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन को मिल गया है या आसरा है, रुक जाए। नहीं, वो इश्तिहार तो चला रहे पूरे पाकिस्तान, सिंध को मिल गया जितने अब इश्तिहार की बात आपने कर दी, जितना बजट इश्तिहारों में खर्च कर रहे हैं, इतने हज़ारों घरानों की कफालत हो सकती है। लेकिन नवाज़ ज़रीफ़ साहब अगर तस्लीम करें तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी आज के बताया जाए इलेक्शन, वो तो कह रहे हैं मुझे सिर्फ ये बता दें आप 90 दिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, बेंच टूट जाए, 5 पर हो, 8 पर हो, 12 लोग बैठे हों, मुझे इससे सरोकार नहीं है। इलेक्शन बताइए आइन और कानून के तहत 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे। अनीस मंसूरी साहब, इन्होंने वही किया जो सब अपने मोहसिनों के साथ करते हैं इमरान खान। इन्होंने कहा बेंच जिस जज ने मेरी मदद की भाई तुम लोग अपना झगड़ा लड़ो, सही है, मुझे मेरा काम करके दे दो कि यार मेरा इलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं तो ये तो नहीं कह सकते ना वो मेरा जज है। जो उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से भाई 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, मरता बंदियाल हो ना हो, कुछ भी हो, सही है, मुझे ये बताया जाए कि मेरा इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो हर बार जो अपने मोहसिन के साथ काम करते हैं वो उन्होंने उमर अता बंदियाल के साथ भी किया है। थोड़े दिन के बाद उमर अता बंदियाल के मुतालिक जो खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे मौजूद जज साहिबान के मुतालिक, तो फिर आप मत कहिएगा कि तौहीन अदालत लग गई है। अच्छा, मोहसिनों के साथ ज़ुबैरी साहब ने कहा था ना, वो हमेशा ही करते हैं। अभी वो क्या करेंगे, तो सभी ने किया है ये। अब ये इस इशू को मोहसिनों के साथ सबने नहीं किया। शुरू करें फिर अयूब साहब से या यहीं से चलें? नहीं, अब वो कहीं और बात से कहीं चले नहीं, चलें ठीक है। नवाज़ ज़रीफ़ साहब, वो ज़ुबैरी साहब
नहीं, उन्होंने क्या कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे कि नहीं। वो कह रहे हैं मुझे इस बात से दिलचस्पी है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आईन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का बेंच अगर 5 पे था, टूट गया है, लार्जर बेंच बनाना है, फुल कोर्ट बनाना है, इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, बॉटम लाइन इज दैट, मैं आप लोग की तरह फेंट के नहीं बताऊंगा, बॉटम लाइन इज दैट कि नून लीग और पीडीएम का की तरफ से नहीं हो रहे, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन, वो इलेक्शन के रेडी नहीं है। अब इसकी मैं तमीद बांधूं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो है ना, जजों के लिए ये बोलूं वो बोलूं। आज जो है खाली पीटीआई को बोलते हैं, नून लीग को बोलते हैं, पता नहीं आप लोग को क्या होता है। आज जनाब वो शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिफाइड ईसा का केस खत्म कर दिया, क्या ये सही वक्त था? नहीं था ना। अब क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं, तो वो हमारे आने वाला हमारा। यार कुछ जजों को घर जामदार भी रहने दो। जस्टिस फाइज़ को उन्होंने खाली पीली डाल दिया उनके कंधे पे एक बोझ कि भाई उन्होंने अच्छा, उस पर भी वो केस ऑलरेडी खत्म है, डेड है। और उस पर भी उसका रेफरेंस पे तो माफी मांग चुके हैं इमरान खान, माफी मांग चुके हैं। और उस पर बस आज उस पर पीटीआई वाले ये कहते हैं, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जनाब ये भी हमें फरोग नसीम एमक्यूएम पाकिस्तान के जो बड़े मशहूर और मारूफ कानूनदान पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था, उनकी गलती है, हम तो मना कर रहे थे। नफीस लोग मैं क्या बोलूँ, एक तो एमक्यूएम कभी कहती है कि फरूक नसीम हमारे नहीं है, वो कहते हैं हमारे नहीं है, हमारे, वो कहते हैं हमारे नहीं हमारे, वो पता नहीं किन के हैं। बहरहाल ये बात सही थी कि इमरान खान ने, पूरी पीटीआई ने, फवाद चौधरी ने और जगह जगह इनके मुख्तलिफ लोगों ने बोला जो फरूक नसीम थे वो हमारे पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, वो कोई और पॉलिसी थी जिसको वो टो कर रहे थे। मतलब खुद से किया उन्होंने, ये किसी की पॉलिसी टो कर रहे थे भाई, किसी की, अनीस भाई के दोस्तों की। अच्छा, $200 वालों की, $200 वालों। अच्छा जी, अनीस मंसूरी साहब, ये जो बात की खान साहब ने और जिस तरफ लेके गए हैं जावेद ज़ुबैरी साहब, आप भी ये समझते हैं? देखिए जजेस को तकसीम तो किया जा रहा है। अब जैसे है, बिल्कुल अब जैसे फाइज़ ईसा के हवाले से अब सॉफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल 100%। देखिए मैं यही बात कर रहा था इतने दिनों से कि ये अदालत बटी हुई है, पोलराइज है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ हमारे अजीज़ नवेद भाई ये बार बार कहते थे आप पे तौहीन अदालत लग जाएगा। अब आज वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन हो रही है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो हम बात कर रहे हैं, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर बड़ी अहम थी, हमने उसे शायद उस तरीके से डिस्कस नहीं किया। उसमें 2 बड़े अहम नुक्ते थे, बल्कि 2-3 बड़े अहम नुक्ते थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के जिन किरदारों के जिक्र किए, और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि जो इमरान खान है, जो एक चीज़ कांस्टेंट है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये हिम्मत नहीं की कि दुनिया हमें क्या कहेगी और हम खामोश शरीफ बनकर बैठे हुए हैं कि ये जब इन्होंने अदालत ने कह दिया कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 6 के ऊपर लड़ना चाहिए और हम शरीफ बने हुए हैं। एक नुक्ता अहम ये। फिर दूसरा बड़ा एक अहम नुक्ता ये था अली, उसमें अगर आप बड़े गौर से देखें तो उन्होंने अपनी तकरीर का जहाँ अख्ताम किया ना, उन्होंने कहा हमें आगे बढ़ने के लिए उससे भी बात करनी पड़ेगी जिससे हम बात नहीं करना चाहते हैं, जो इसका जिम्मेदार है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये इशारा दिया कि कोई आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने बिलवास्ता तौर पर कहा कि हमें इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। ये जो साइन है ना, ये साइन किसी और तरफ जा रहा है। देखिए बिलावल भुट्टो ने बड़े मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। नहीं, बिलावल भुट्टो हमेशा आपको वो तकरीर के अंदर वो लाइंस अक्सर देते हैं। बहुत सारे सियासतदान होते हैं जो आपको हिकमत अमली भी आगे बयान कर रहे होते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इशारतन बहुत सारी चीज़ें ऐसी बयान कर देते हैं कि भाई ये हो सकता है। जैसे आप आसिफ ज़रदारी की तकरीर सुने तो उसमें वो कई इशारे दे देते हैं कि ये मामला होंगे। तो बिलावल भुट्टो ने जो इशारा दिया है वो बड़ा मायने, उनकी तकरीर का आखिरी जुमला इस बारे में अहम है कि मुमकिन तौर पर हमें उससे बात करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बैकडोर पर या कहीं ना कहीं पर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मेरा एक तज्जिया और जो मैं बिलावल की जो तकरीर से अक्स कर सका हूँ। अच्छा, एक बड़ी एक अहम मुलाकात आज हुई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पीडीएम के सरबराह फजल रहमान साहब के दरमियान, और अदालती इस्लाहाती बिल की एक तो मुबारकबाद दी फजल रहमान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को, और वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया फजल रहमान साहब ने कि जी पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें हैं उन सब का ताउन आपको हासिल है, हालात कैसे भी हों। अब नवेद ज़ुबैरी साहब, इस वक्त पीडीएम की जमातों पे ज़ाहिर है अवामी प्रेशर तो होगा ना कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, 1 साल तकरीबन इसको गवर्नमेंट को होने वाला है पूरा, और फिर अब नहीं तो अक्टूबर नहीं तो दिसंबर जाना तो पड़ेगा इलेक्शन में। तो इस पर भी अब भी ये सारी सियासी जमातें वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार कर रही हैं, तो ज़ाहिर है इलेक्शन में तो जाना है। आप समझते हैं कि इस कारकर्दगी पर ये जाएंगे और वोट भी मिल जाएंगे? देखें, PMLN का तो मुझे नहीं पता, मगर बाकी PDM में शामिल जमातें
उन पर बहुत प्रेशर है उनकी पार्टी की तरफ से कि आप इससे जो है ना जितनी जल्द से जल्द हो सके आप छुटकारा हासिल करें। और एक पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन की तरफ ही जाती है ताकि आवाम का मैंडेट हासिल कर सकें। तो यस है प्रेशर। और जहाँ मनीष भाई ने छोड़ा था, मैं एक बात का उसमें इजाफा कर सकूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था अभी कुछ ही दिनों पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसमें भी जब ये सवाल हुआ था तो उसने कहा था कि वो पहले अपनी लैंग्वेज तो बेहतर करे। वो इमरान खान को कह के कह रहे थे कि वो कम से कम अपनी लैंग्वेज तो बेहतर करे, उस जिससे बात की जाए वो अपनी वो तो बेहतर करेगा तो फिर बात करने में कोई हद नहीं। सियासतदान तो आपस में मिलते हैं, तो अगर वो उसको मैसेज चला गया है, वो लैंग्वेज बेहतर कर रहा है तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। बगैर बातचीत के ये मसले हल नहीं होंगे, मसले ख़राब होते जाएंगे। और ये जो बात मैं कल कर रहा था ना कि देखिए इमरान खान सदर साहब का इंटरव्यू हामिद मीर को देना, ये भी कोई मैसेज हो सकता है वो कोई काम करें, सदर साहब बीच में इंटरवीन करें, कोई ना कोई बीच में और करे, लेकिन एंड बातचीत है। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये बातचीत या तो बातचीत बहुत करीब है या कुछ और बहुत करीब है। ये इमरान खान की जो लैंग्वेज है उसमें जो तब्दीली आई है, मैं कई दिनों से बात कह रहा हूँ कि ये लैंग्वेज में जो तब्दीली आई है और ये जो इशारे मिल रहे हैं, ये इमरान खान को बड़ा सख्त पैगाम समझ लीजिए, या इमरान खान बात समझ चुके हैं कि अब वो रास्ते नहीं है मेरे पास। और अगर वो जो उन्होंने जंग जारी रखी हुई है, अब एक तरफ उनका महाज इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एक तरफ पीडीएम के साथ, और अब अगला महाज उनका अदलिया के साथ होने वाला है। अब ये तीनों महाज अगर खड़े हो जाएंगे तो वो उनके लिए आसान नहीं होगा। एक साथ तब्दीलियां हो रही हैं। अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर, एक तो आईएमएफ के हवाले से पहले बात कर लें कि जो गवर्नमेंट ने जो कहा था सस्ता पेट्रोल के हवाले से स्कीम शुरू करेंगे, मोटरसाइकिल रक्शे वालों को सस्ता पेट्रोल देंगे। आईएमएफ तक ज़ाहिर है ये तजवीज़ गई, तो आईएमएफ का सस्ता जो पेट्रोल की स्कीम थी इस पर उन्होंने शदीद किस्म के एतराज़ात उठा दिए हैं और हुकूमती तजवीज़ उन्होंने मुस्तरद कर दी है। तो एक तरफ तो वैसे ही $1 अरब की जो किस्त मिलनी थी वो कटाई में पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ इस तरह खबरें आ रही हैं कि शायद मना कर दिया। लेकिन ये तजवीज़ के हवाले से तो ये खबर आज की बहुत अहम है कि पेट्रोल जो गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट देना चाह रही थी उसको तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे इस पर नवीद वरी साहब? देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था ये खाली सियासी शोशा है या सियासी नारा है। आपको याद होगा जिस वक्त ये आई थी, मैंने कहा कि इसका इम्प्लीमेंट होता मैं नहीं देख रहा, मुझे नहीं लगता ये इम्प्लीमेंट होगी। आईएमएफ के अलावा भी ये किस तरह हो सकता है कि आप बाइक वालों को आप पेट्रोल आप दे रहे हैं या उसका शनाख्ती कार्ड करके दे रहे हैं, और गाड़ी वालों को, मतलब कोई रॉबिन हुड वाली बात है कि अमीरों से लो गरीबों को, तो ये कोई फिजिबल नहीं थी। हाँ, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख को डीजल बहुत सस्ता होने जा रहा है और पेट्रोल की प्राइस कम होनी जा रही है। हो सकता है इस तरह ही रिलीफ दे दें। अब उस पर आईएमएफ क्या कहती है, अगर हर चीज़ आईएमएफ से पूछ के करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा हाथ। आज तो मैंने ये भी सुना ये एयरपोर्ट्स को भी जो है ना वो शायद ठेके पे दे रहे हैं मुल्क के। अब ये नौबत आ गई है ना, उनको रखवा रहे हैं। उस पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के प्राइवेटाइज के हवाले से बड़ी अहम चीज़ है। वो याद नहीं आपको कुछ ठेके दे दिए गए थे, एक हमारे एयर मार्शल हैं शाहिद लतीफ़ साहब, इसी तरह का ठेका किसी को दे दिया जाएगा, याद है आपको? याद खाकान अब्बासी का भी याद है, सब याद है वो चीज़ें। अच्छा जी, असम्बली तोड़ने की बात भी हो रही है और ये कहा है वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब। उन्होंने ये कहा जी हुकूमत से कहा जा रहा है अभी कौमी असम्बली तोड़ दें, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में आइनी बहरान है न कानूनी। वो कह रहे हैं सिर्फ रवैयों का बहरान है। अनीस मंसूरी साहब, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो आइनी और कानूनी बहरान की बात पैदा की जा रही है, दर हकीकत मसला यह है कि ज़िद्दें हैं, सही अनाओं के बुत हैं, रवैये हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का आइन बहुत क्लियर है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं ऐसे नहीं मानता, मैं इसे कहूँगा वो ठीक है। एक बहुत बड़े राइटर है और उन्होंने इमरान खान के मुतालिक एक तहरीर लिखी थी वो क्रिकेट के मुतालिक वो बड़ी कमेंट्री करते रहते हैं, और उन्होंने किताब नाम मैं उनका भूल गया हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने आज से 15 साल 20 साल पहले इमरान खान के मुतालिक लिखा था। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का एक बड़ा मसला ये है कि जब वो मैच खेलते थे या जब वो कैप्टनी करते थे तो दर हकीकत वो ये कहते थे कि जो वो बात कर रहे हैं वही कानून है, वही कानून है, वही कानून है, और ये कानून ऐसे होना चाहिए। तो इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के आइन और कानून को पीछे रखते हुए हर उस बात को कहना शुरू कर दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो कानून है। मैं अगर ये बयानिया बनाता हूँ कि इसको इस तरीके से होना चाहिए तो ये बयानिया ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई है। जो रास्ता है, मैं क्या चाहता हूँ और क्या होना चाहिए, उसमें फ़र्क होता है। इमरान खान ने अपनी हर बात को कानून और आइन समझवाया अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को, कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, बाकी सब झूठ है। अब इस सारी सूरत हाल में हल क्या है? हल की तरफ अगर हम बात करें, देखिए कुछ लोग बैठ चुके हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये रवैयों में तब्दीलियाँ कुछ इशारे दे रही हैं
कि ये कुछ लोग बैठ चुके हैं और मुमकिन तौर पर आइंदा दिनों के अंदर ये हल तलाश कर लिया जाए। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इमरान खान आपको एक साथ नजर आए। अच्छा, मुस्तकबिल की सियासत में कोई चीज़ वैध नहीं है, ये भी हो सकता है। और जैसे इमरान खान ने एक ज़माने में कहा था, वो भी साथ में बताइए कि उन्होंने कहा था कि देख लीजिएगा कि आने वाली सियासत में जरदारी साहब आज क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में, और वो उनके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं नून लीग वाले, ये एक ही ट्रक पर नज़र आएंगे। और अब देख लीजिए, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और वो सियासी जाननशीन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनकी कैबिनेट में इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा हैं। जी ज़ुबैरी साहब। देखिए, दो बातें। एक तो पहली बात, मैं हमेशा की तरह अनीस भाई से इख्तलाफ करूँगा बड़ी माज़त और बड़ी इज़्ज़त के साथ कि खाली रवैयों का बहरान नहीं है, मुल्क में आइनी बहरान भी है, आप उससे आंखें नहीं बंद कर सकते। मुल्क में माशी बहरान भी है, आप उससे कतई नज़र नहीं रख सकते। मुल्क में इदारों में आपस में ताउन का फुकदान है, इदारों में आपस में जो चीज़ें अब सामने आई हैं पहले कभी नहीं आई थी, उसका भी फुकदान है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस आप हम बात करते हैं, जो सबसे बुरी बात है वो सियासतदानों के रवैये और उनकी लैंग्वेज और जो इस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं उसका फुकदान है कि वो आपस में बैठने पे राज़ी नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलके आप एक पैकेज बोलें, खाली अगर ये बोलेंगे वो है तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। नंबर 2, यस ऑफकोर्स सियासत में कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई, कोई वो थोड़ी है कल का हरीफ आज का हलीफ होता है, ये होता आ रहा है। और आपके सामने है, एमक्यूएम की बात क्यों छोड़ देते हैं, जो गवर्नमेंट में आता है एमक्यूएम उसके हलीफ बन जाती है, फ़ायदा देखती है अपना। तो इसी तरीके से तो सभी फ़ायदा देखते हैं सर, एमक्यूएम क्या? मैं इसलिए सबकी मिसाल दे रहा हूँ, आपने दो पार्टी की आपने दे दी थी, तीसरी को मैंने दे दी। अच्छा, नहीं, एमक्यूएम आप 2013 से 2018 तक किसी हुकूमत कैसा नहीं थी। सॉरी, 2013 से 2018 वोट नून लीग को दिया था उन्होंने, किसी कैसा नहीं थी। नून लीग को वोट दिया था। आप बताएं ना कौन कौन सी हुकूमत कैसा थी 2008 से 2013 से 8 से तो पीपल्स पार्टी के साथ थी। हाँ, तो अब उसके बाद हाँ थोड़े अरसे वो बाहर रही, लेकिन वो या अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए इतने अच्छा, अरे 35 साल में 3 साल बाहर रही, उसी को आपने कर दिया मैं जो 30 मिसाल साल दे रहा हूँ साथ ना, रही। मैं तो मिसाल मिसाल भी आपको वही नजर आती है जो आपके फेवर में हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बुरा लगता है। नहीं मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। आप तलफाज आप अच्छा मेरी बात तो मुझे सुनिए, आगे बात करने दे। मैं सिर्फ जुमला पहले करना भाई चाहता हूँ। एमक्यूएम के मुतालिक कहते हैं भाई 30 साल ये इक़्तिदार में रही, 5 साल ये इक़्तिदार में नहीं रही। उसके बाद आप ये देखिए सन 1993 से लेकर ऑपरेशन चलता रहा, उनके खिलाफ बाहर थे वो तक लोग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो इक़्तिदार में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब का दौर था, 1 साल वो उनके साथ रहे। हकीम सईद का वाक़या होता है, वो इक़्तिदार में नहीं थे 4 साल। सही है। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला दौर देखिए, सही है, 1-1.25 साल वो रहे, तहरीक अदम एतमाद आती है, वो बैक हो जाते हैं, वो नहीं रहे। एक हमने ये इमेज बना दिया है हमारे कुछ एक ख़ास एरिया के कुछ सियासतदान और कुछ ख़ास एरिया के एनालिस्ट और कुछ ख़ास जगहों के जो तज्जिया निगार हैं, उन्होंने कि नहीं भाई ये तो खास जगहों के तज्जियाकार में जैसे ही हुकूमत जाने वाली होती है ना, तो दूसरी ये कश्ती वो में और रख लेते हैं। दूसरी कश्ती में 93 चले से जाते हैं। 93 से 97 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थे वो। आप बताइए, हुकूमत नहीं जाने वाली थी। 2013 से लेकर 2018 तक नहीं थे वो। अगली हुकूमत में शामिल रहे हमेशा। वो तो पीपल्स पार्टी भी रही। नहीं, जब भी जाती थी तो वो नून लीग में चले थे, जब उनकी आती थी उधर चले थे। मुशर्रफ के साथ 10 साल हुकूमत में रहे, अब छोड़ दें। चले आपको बुरा लग रहा है, कोई मसला नहीं। नहीं तो सियासत, हम आगे बात कर रहे सियासत, मैं आपके सवाल पे आया हूँ। देखिए इन चीजों से मैं उलझना नहीं तो सियासत तो मैं ये आगे है ना बढ़ना सर, चाहता हूँ। सियासत क्यों की में जाती कोई है? हरीफ इक़्तिदार नहीं में होता, आने के लिए कोई की जाती हरीफ है। नहीं होता, इक़्तिदार की सियासत है, नजरियात की सियासत बहुत पीछे चली गई। सॉरी, आप भी यहीं रहते हैं, हम भी ये रहते हैं। वो यहाँ पे इक़्तिदार की सियासत होती है इस मुल्क में। इक़्तिदार की सियासत करने के लिए परमानेंट हरीफ और हरीफ नहीं होता। यस, कल अगर आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी किसी जगह किसी उस पर एक हो सकते हैं मुल्क के खातिर, कौम की खातिर, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई। डिफेंस के इलाके में अक्सर होते हैं, मैंने देखा है रात में। ज़ाती आप क्या चाहते हैं कि फिर मैं बोलूंगा तो इनके ऊपर लगेगा, फिर मैं बोलूंगा तो इनके ऊपर लगेगा। तो उस महफिल में पीपल्स पार्टी वाले भी होते हैं, एमक्यूएम वाले भी, पीटीआई वाले भी होते हैं। सियासतदानों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए, सियासी इख्तिलाफ को बैठ के बात सियासी करनी करना चाहिए। चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा हमसे मिलना खिलाफ जुलना है, चाहिए। आ जाओ तुमको घर से देखेंगे, नहीं, सही तुम घर से बाहर निकल के देखो, तुमको देखेंगे, या तुमने हमारे खिलाफ बात की तुम पे पानी फेंकेंगे। पानी फेंकेंगे तुम्हारे बच्चों तो को, भाई तुम्हारे। आप सियासी इख्तिलाफ करें बड़े अच्छी तरीके से। रात को अगर आपकी किसी
वो शादी में शिरकत है, किसी ने आपको भी बुलाया हुआ है, आपको भी बुलाया हुआ है, कोई निजी महफिल है तो उसमें बैठ के दलील से बात हो, दलील से और बात क्या? हो, इख्तलाफात इस हद एक तक दूसरे ना के बढ़ाएं। जानी दुश्मन तो नहीं बन जाएगा बिल्कुल। भाई। अच्छा जी, ये जो हम बात कर रहे हैं खासतौर पे आज डिजिटल मीडिया का दौर है, मीडिया इन्फ्लुएंसर का दौर। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में केपीके में 5000 मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती किए थे। 30,000 पर इन्फ्लुएंसर उनकी तनख्वाह हुआ करती थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है केपीके में, वहाँ उन्होंने 5000 जो मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनको निकालने का फैसला कर लिया। वो कह रहे हैं कि हमारे बजट में नहीं आ रही है और फजूल है ये, और इनसे 5000 लड़कों से जो कुछ कराया पीटीआई ने, वो सिर्फ अपनी तशहीर कराते रहे और ये दिखाते रहे कि शायद यहाँ दूध शहद की नहरें बहा दी गई हैं। अच्छा अनीस मंसूरी साहब, अब मीडिया इन्फ्लुएंसर से इनकार तो नहीं कर सकते आपके मीडिया का, ख़ासतौर पे ये डिजिटल मीडिया का जो दौर है, इससे जिन सियासी जमातों ने इस्तेफ़ादा किया उनको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने नहीं किया या अब कर रहे हैं पीछे रह गए, तो उनको अब समझ आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अली। मैं चाहता था आप इस मौजू पर बात कीजिए और मैं बड़े ही एक अहम बात की करना चाहता हूँ। कराची शहर से तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल के लोगों को लापता किया गया है। ये काबिल मजम्मत है। क्यों लापता किया गया है, मैं हमेशा से इस बारे में कहता रहा हूँ कि जनाब, आपका कोई भी एतराज़ हो सकता है, आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये लापता करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जिस तरीके से आज लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो बगावत का मामला है, जो 124 का मामला है, वो पाकिस्तान के आइन के साथ मुतसादे में, ये बगावत का मुकदमा नहीं होना चाहिए। आपने सियासतदानों को गद्दार कह के कर उनके ऊपर 124 लगाकर बंद कर दिया। अब आप जो है वो ये लापता करने का सिलसिला बंद नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ ने लाख जुर्म किए। तहरीक इंसाफ हमेशा लापता सियासी कारकुनान पर खुश होती रही अगर दूसरे लोगों के लापता कारकुनान होते रहे, लेकिन कराची से जो भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लापता किया जा रहा है और ताहाल उनका नहीं मालूम हो रहा, ये गलत बात है। आपकी बात ठीक है कि ये इन्फ्लुएंसर रखे, बिल्कुल ठीक हो सकता है, सारे मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, मैं फिर कोई बात करता हूं तो सब लोग नाराज हो जाते हैं। पंजाब में भी तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, क्यों लापता नहीं हुए? कराची के, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ ने मीडिया सर कितने लोग रखे, जब बुरा वक्त आता है तो एमकेएम के हो, तहरीक इंसाफ के हो, कराची के लोग क्यों लापता होते हैं? अभी तहरीक इंसाफ के 3 से 4 कारकुनान लापता हैं, उनका कोई पीपल्स पार्टी वाले भी तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले दूसरा भी तो है, एंकर्स को लड़के लड़कियों को ले आकर के दौरे करा रहे हैं, हालांकि काम पत्नी बहरहाल जो भी है उनका अच्छी बात है। जी सर। जी हो गया आपका, बड़ी मेहरबानी। अच्छा देखिए, पहला बात जो आपने की, अगर उन्होंने गवर्नमेंट के पेरोल पे रखा हुआ था अपनी पार्टी की मीडिया सेल के लोगों को, तो ये बहुत गलत किया था। ना सिर्फ उनको निकालना चाहिए बल्कि पैसे भी रिकवर करने चाहिए। ऐसे रिकवर क्यों करें जो जॉब पे रखा हुआ था? सर जॉब पे रखा हुआ था, उनका काम किसी पार्टी की कंपेन चलाना नहीं होता है, गवर्नमेंट की कंपेन चलाने के लिए होता है। वो गवर्नमेंट थी ना उनकी? नहीं, गवर्नमेंट थी तो वही गवर्नमेंट ने भी रखे हुए यार, आने दे, सुन ले, थोड़ा बर्दाश्त करें, हौसला। देखिए मैं इस बात की मजम्मत भी करता हूँ कि अगर मरियम का जो मीडिया सेल है, अगर उसकी पेमेंट आप चेक करें, अगर पंजाब गवर्नमेंट से जारी है तो उसको भी फौरी निकालना चाहिए और उनको भी रिकवर करना चाहिए। वफाकी हुकूमत से जारी थी, अगर जारी है तो वो भी गलत है, मैं उसको भी गलत बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ उसको भी रिकवर करना चाहिए। और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल है, वो पीपल्स पार्टी के फंड से पे होता है उसका, और अगर वो सिंध गवर्नमेंट से जा रहा है तो उनके साथ भी ये करना चाहिए, सुलूक बराबर करना चाहिए। कोई नहीं, गवर्नमेंट के पैसों से किसी पार्टी की जाती तशहीर करना गलत है जी। इस बात पे मुत्तफिक हो गए हम जनाब, मेरे दोनों मौजूद मेहमान भी, और आज का प्रोग्राम यहाँ हम करेंगे ख़त्म उसको, और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपकी फिर वो जाती आती रुपये साहब से कि आपकी आरा का हमें रहता है हमेशा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे दोनों मौजूद मेहमानों को मुझे दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।